सभी सखियों सहेलियों को और श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। तो बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर के, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे विषय हैं और दिवस देखो कितनी प्यारे प्यारे से आ गए ना। काफी कुछ बताना है, कुछ सुनाना है, गीत भी सुनेंगे हम। बता दें आज है दूरदर्शन दिवस, तो जब हम बातें करेंगे तो कुछ पुराने दिनों की बातें भी निकलेंगी। बिल्कुल निकलेंगी। और इसी के साथ है आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है, और इसके साथ ही आकांक्षा आज है अभियंता दिवस। तो सभी को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं। क्योंकि भाई इंजीनियर नहीं होते तो ये सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं बिल्कुल इसका उपयोग कर पाते हैं। हाँ, ये उन्हीं की देन है। बिल्कुल, तो सभी को बधाई आज के दिवस जी। और धारावाहिक नेत्री के अंतर्गत आज हम सुनेंगे बिहार से सांसद रमा देवी की शहना एनसी से जो बातचीत है वो सुनेंगे, और क्रांतिकारी नेली सेन गुप्त के बारे में बिल्कुल ये भी हम जानेंगे। और क्योंकि दूरदर्शन दिवस है तो हम इसकी बातें तो करेंगे, बातें करेंगे पहले, है ना? यही कहने वाली थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई आपका इशारा। पता है जब ये गाना हमने पहली बार देखा था तो कहाँ देखा था? चित्रहार में, जो दूरदर्शन पे आता था, है ना? एकदम सही कहा। बचपन में एक मतलब अलग उत्साह रहता था कि अच्छा चित्रहार का समय हो रहा है भाई, और शर्त ये होती थी कि वो तभी आपको देखने को मिलेगा जब स्कूल से आने के बाद आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो दूरदर्शन पे जब चित्रहार आता था तो घर के हम सारे सदस्य और हम खासकर जो बच्चे होते थे माफ कीजिएगा, वो एक टक देखते रहते थे कि अब कौन सा गीत बजेगा, अब कौन सा गीत बजेगा, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोग्राम अकेला हुआ करता था उस समय जिसमें हमें फिल्मी गाने देखने को मिलते थे। बिल्कुल, टीवी पर, टेलीविजन पर देखने को मिलते थे। और क्योंकि दूरदर्शन की शुरुआत ये कह सकते हैं कि पहला प्रसारण 15 सितंबर सन 1959 को आधे घंटे के लिए शैक्षणिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। और केवल सप्ताह में 3 दिन आधे घंटे का प्रसारण होता था। तब इसको टेलीविजन इंडिया का नाम दिया गया था। और आज 15 सितंबर है, यानी दूरदर्शन दिवस है। और बाद में आगे चलकर सन 1975 में इसका जो नाम था उसका हिंदी नामकरण किया गया दूरदर्शन के नाम से। और ये जो नाम है वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि एक तरह से देखा जाए मंजरी जी तो टेलीविजन का ये पर्याय बन गया। बिल्कुल, क्या देखना है, अच्छा दूरदर्शन देखना है, फला सीरियल आने वाला है या कुछ आने वाला है। तो शुरुआती दिनों में दिल्ली जो रीजन था, दिल्ली भर में 18 टेलीविजन सेट लगे थे और एक बड़ा सा ट्रांसमीटर लगा था। तो इनको देख के जो लोग थे वो आश्चर्य से भर जाया करते थे। बिल्कुल, क्योंकि नई शुरुआत हो रही थी, एकदम नई शुरुआत बिल्कुल थी। और दूरदर्शन दिल्ली में सन 1965 में, मुंबई में सन 1972 में, कोलकाता में 1975 और चेन्नई में 1975 में प्रसारण की इसकी शुरुआत हुई थी। और देश भर में 80 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि दिल्ली में 1982 में एशियाई खेल आयोजित होने वाले थे, वहीं श्वेत और श्याम दिखने वाले जो टीवी दूरदर्शन था, अपना टीवी सेट था, मतलब उसी समय कलर टेलीविजन आने की शुरुआत। बिल्कुल, और दूरदर्शन रंगीन हो गया। रंगीन हो गया और कुछ हमारे जीवन में भी रंग आ गए। बिल्कुल, रंग आ गए और बचपन की यादें जुड़ गई उससे, है ना? तो याद कीजिए उस वक्त जब धारावाहिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई तो एक तरह से सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल, कि जो लोग थे उन्हें कुछ नया देखने को मिल रहा था। ये कुछ नई सी शुरुआत थी दूरदर्शन द्वारा, तो इसको लोगों ने खूब सराहा। पर्दे पर जब दूरदर्शन का वो घूमता नीले कलर का जो लोगो था वो आता तो एक टक हम देखते रह जाते। उसके नीचे लिखा होता सत्यम शिवम सुंदरम लिखा होता था और हम सभी बैठ जाया करते थे। और मनोरंजन और ज्ञान का तो भंडार था ही आकांक्षा दूरदर्शन। और टीवी पर कोई भी मतलब खरीद कर लाया अगर घर पे तो पूरा मोहल्ला उसको देखने के लिए बैठ जाता था, क्योंकि कम घरों में हुआ अक्सर पहले यही हुआ करता था ना कि मोहल्ले के अगर 20 घर हैं तो उसमें मुश्किल से 2 या 3 घरों में टेलीविजन हुआ करता था। और जब कोई खास कार्यक्रम आने वाला होता था तो अक्सर हम जो घर के बच्चे हैं, जो मोहल्ले के जो बच्चे होते थे वो बांट लिया करते थे कि हम 4 लोग इस घर जाएंगे, आप 5 लोग उस घर जाना। ताकि एक शुरुआत से ही देखा जाता, जब लोगो आता था ना उसी समय से देखना शुरू हो जाता था। और मजा आती थी कि जब एंटीना लगा होता था उसके ऊपर जब छत पर, तो वो जब थोड़ा सा हिल जाता था तो झिलमिल आता था। लेकिन तब भी जब प्रसारण पकड़ता नहीं था, जब सिग्नल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था तो एक बेचैनी बढ़ जाती थी। किसी को ऊपर चढ़ाया जाता छत पे और वो जो बेचारा ऊपर चढ़ता था वो
सिग्नल के चक्कर में चिल्ला चिल्ला के आया कि नहीं आया, और नीचे वाला बोलता था हाँ आ गया, थोड़ा आ गया, ठीक आ गया, ऐसी चीजें बिल्कुल। तो कई प्यारी सी यादें जुड़ी हैं दूरदर्शन के साथ। और जब धारावाहिकों की बात होती है तो सबसे पहला नाम याद आता है हमारे जो बुजुर्ग थे, वो हम लोग देखा करते थे। हम चूंकि थोड़े बच्चे थे तो इसलिए उसमें इतना रस नहीं हमें आता था, लेकिन था बहुत अच्छा सीरियल था वो। लेकिन कुछ जो कैरेक्टर थे, जैसे दीदी थी या उसमें जो भाई थे, हाँ नन्हे आपको तो नाम भी याद है, क्योंकि जब ये पर्दे पर आते थे तो हम भी अपना काम छोड़कर देखने लगते थे कि अब ये क्या कमाल करने वाले हैं। और साथ ही साथ बुनियाद जब आया तो उसमें थोड़ा रस जगा कि ये देखा जाए ये क्या है। और इस तरह से एक तरह से उसी समय से एक जो दूरदर्शन पर धारावाहिकों का सिलसिला सा शुरू हो गया। रामायण हुआ था, महाभारत था, उस समय आता था, और मालगुडी डेज, ये सारे जो सीरियल थे इतने कैसे भूल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं भूल सकते, वो आज भी हमें अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से कई शैक्षणिक और मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम भी दूरदर्शन पर आया करते थे। बिल्कुल। और स्टेबलाइजर और 13 तीली वाला रंगीन एंटीना छत पर लगाया जाता था, आकांक्षा जिसकी हमने बात करी थी। और देखा जाए तो उस वक्त यही एक मनोरंजन का ऐसा साधन आ गया था कि बस मज़ा आ जाता था देख करके, और जहाँ बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी। और क्या कहते हैं कि सीरियल की तो बात हमने करी, साथ साथ कृषि दर्शन की भी उसमें आता था, बिल्कुल वो आता था। और एक और याद है धारावाहिक जिसमें वो आता था नहीं कि सूरज एक चंदा एक वाला एक गाना आता था, वो भी बड़ा प्यारा लगता था। चिड़िया ये जो छोटे छोटे शिक्षाप्रद गीत आया करते थे या छोटी छोटी कहानियां आया करती थी, हाँ अनेकता में एकता हो गया, या वृक्षों के संवर्धन को लेके कई सारे गीत आते थे। तो वो ये जो छोटी छोटी चीजें होती थी, ये जब हम बचपन में देखा करते थे तो कह सकती हूँ मैं कि आज भी जो हमारे मानस पटल पर वो अंकित है। बिल्कुल अंकित है। और अब देखा जाए तो धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं, तो बहुत सारे चैनल्स खुल गए हैं, और जो हमारा बड़ा टीवी होता था वो अब बड़ा सा स्लिम ट्रिम सा हो गया है। इसमें निरंतर आते रहते हैं सीरियल्स और बहुत सारी जानकारियां आती हैं। तो यह है कि मनोरंजन के साथ साथ हम अपने हर काम को भी ध्यान दें, मनोरंजन भी करें। मनोरंजन तो बड़ा ही है, साथ ही साथ ज्ञान, जो हमें ज्ञान मिलता है वो भी बड़ा है। और घर घर में जो टेलीविज़न है वो एक तरह से देखा जाए तो दूरदर्शन की वजह से ही लोकप्रिय हुआ। और लेकिन हम कह सकते हैं कि दूरदर्शन द्वारा जन जन में कई समस्याओं को उजागर किया गया, अपने को कैसे संभाला जाए इस बारे में जानकारी दी गई, और ऐसी जागरूकता आसानी से फैलाई गई दूरदर्शन द्वारा जनमानस के बीच में कि लोग उसको देखते हैं और पसंद करते हैं। कि दूरदर्शन से बहुत सारी बातें, जैसे आपने कहा है, ज्ञान बढ़ता ही बढ़ता है। तो भाई दूरदर्शन दिवस पर सभी को बधाई देते हैं। और अब बारी है धारावाहिक नेत्री की, जिसके अंतर्गत आज हमारे जो श्रोता हैं, सखियां हैं, वो सुनेंगे शिवहर बिहार से जो सांसद है रमा देवी, उनसे शायना एनसी की बातचीत। तो आइए सुनते हैं। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी साइंटिस्ट और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली। लेकिन आज भी कई जगह समाज उनकी भूमिका और उनकी बलिदानों को नजरअंदाज करता आया है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपना पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शायना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है रमा देवी जी, जो कि बिहार के शिवहर से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। शायना जी, आपको भी मैं बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा शुरू करने से पहले इनकी जीवन के अब तक की सफर की एक झलक। बिहार के वैशाली जिले के लालगंज में 5 मई 1949 को रमा देवी का जन्म श्री कैलाश प्रसाद चौधरी और श्रीमती धनभरन देवी के घर हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली रमा देवी ने अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स जैनपुर कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया। फिर LLB की पढ़ाई SKJ लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर से पूरी की।
7 जुलाई 1965 को रमा देवी की शादी ब्रिज बिहारी प्रसाद से हो गई, जो कि पेशे से इंजीनियर थे। रमा देवी ने राजनीति की शुरुआत 1998 में आरजेडी के टिकट पर मोतीहारी से की और 12वीं लोकसभा की सदस्य बनी। 2000 से 2005 बिहार विधानसभा चुनाव में मोतीहारी से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2009 में पहली बार भाजपा के टिकट पर लोकसभा के लिए चुनी गई। 2014 में फिर से 16वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। रमा देवी कई समितियों की सदस्य भी रही हैं। 2019 के 17वीं लोकसभा चुनाव में शिवहर से जीतकर रमा देवी संसद पहुंची। रमा देवी जी का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उन्हीं से जानते हैं उनकी जीवन की कहानी। नमस्ते, और स्वागत है आपका। आपको रमा देवी जी कहूं, माँ कहूं, या आपके बिहार में जो जनता आपको दादी भी बुलाते हैं, आपको क्या पसंद आता है? मुझे सब पसंद आता है। जब प्यार से कुछ भी बोल देता है लोग तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमको इतना प्यार देता है कि कोई माँ कहता, कोई दादी कहता, कोई मंत्री जी कहता। मैंने बहुत सम्मान के साथ लोग हमसे मिलते हैं और हमको भी अच्छा लगता है। रमा जी, बहुत गर्व होता है जब आप जैसे महिलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतना, सिर्फ एक हार और फिर जीत 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 जीत। आप एक दल में थे और फिर आपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया 2009 में। उसके बाद आप सांसद के बहुत ही दिग्गज नेता के सामने आप लड़ते हुए आपकी जीत हुई, और ये कहना संभव होगा कि आप जायंट किलर हो। ऐसा नहीं है, काम के द्वारा ही सब कुछ होता है। अगर राजनीति में आप काम साफ सुथरे ढंग से करते हैं, अगर जनता से वास्तव में दिल से प्यार करते हैं, तो उसकी जितनी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए या तो अपने लोकसभा में आकर सवाल उठाना होगा, प्रश्न करना होगा और उनकी बात को यहाँ तक पहुँचाना होगा और उस काम को वहाँ तक ले जाकर दिखाना होगा, तब भी जाकर जनता प्यार करती है। लेकिन आपसे एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, जब आपके पास इतने सारे जिम्मेदारी हैं, 5 बच्चे, आपके विधायक पति जो थे उनका काम भी आप करते थे, और फिर अचानक से आप राजनीति में आए और आपका जो जर्नी या सफर रहा है वो भी तो संघर्षपूर्ण रहा है। इसके बारे में आप बताएं। मैं बताना चाहती हूँ कि जिस समय हमारे साहब विधायक थे, या शुरू से अगर पकड़िएगा तो हमारी जब शादी हुई 1965 में, तो उस समय हमारे साहब पार्ट 1 की परीक्षा पास किए थे और इंजीनियरिंग के लिए भी MIT मुजफ्फरपुर से कई जगह एग्जाम दिए, भागलपुर सभी जगह टॉप आए थे। तो शादी के पहले वो इंजीनियरिंग नहीं किए थे क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से वो आते थे। जब शादी के टाइम में हमारे पिताजी ने उनको पढ़ाने का वादा किए तो उसी आधार पर मेरी शादी हुई थी, और शादी के होने के बाद पढ़ाई शुरू किए, बहुत अच्छे ढंग से पढ़े। उसके बाद संघर्ष शुरू हो गया। अब पढ़ाई का खर्च कम पड़ने लगा और हमारे पिताजी हाथ खड़ा कर दिए। इसलिए हाथ खड़ा कर दिए कि ज़्यादा पढ़ाने के बाद हो सकता है कि हमारी बेटी को छोड़ दे। बहुत ही सुंदर थे, बहुत स्मार्ट थे, बहुत अच्छे थे। तो इनके मन में एक भय हुआ कि हमारी बेटी को कहीं छोड़ देंगे, ये अपना कुछ नौकरी कर लें और करने के बाद अपना परिवार को ले जाए। तो मैं कही कि जब वो कहे हैं कि हम इंजीनियर ही बनूंगा तो उस स्थिति में आप नहीं पढ़ाइएगा तो मैं पढ़ाऊंगी। कैसे तुम पढ़ाओगी? हम कही कि देखिए कैसे पढ़ाती हूँ। मैंने टीचर की नौकरी की, उसके बाद ट्यूशन की और उनको पैसा भेजने का काम की और उनको पढ़ाकर इंजीनियर बनाने के काम किए। तो ऐसे संघर्ष होता है, घर में भी हो जाता है। कोई आदमी कुछ करने के लिए रुकता है, अब कुछ आदमी का अगर लक्ष्य पर पहुंचना है तो संघर्ष करना ही है। तो मैं शुरू से इस चीज़ को जानती हूँ कि अगर दृढ़ प्रतिज्ञा हो
और प्रतिज्ञा में सफलता तब मिलती है जो आदमी आत्मबल से अपने को मजबूत कर रखे। हर आदमी के पास आत्मबल होता है, लेकिन उसका उपयोग बहुत कम आदमी करते हैं। और हम समझते हैं कि जब समय आया तो समय के अनुसार मैं उस काम को करती गई, सफलता मिला। और बहुत सारी बीच बीच में कठिनाइयाँ आई जो कि उससे कोई वास्ता नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, संघर्ष तो करना ही पड़ा है। लेकिन रमा देवी जी, आप विधायक रहे हैं, आप मंत्री रहे हैं, अभी आप लोकसभा सांसद हैं। आप किस ढंग से आपकी खुद की परीक्षा करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, पार्लियामेंट में जब कुछ पेश करना है आपने कैसे सीखा? समय सिखा देता है, कुर्सी सिखा देती है। जब हम लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं तो एक दूसरे को सुनते हैं और सुनने के बाद ये अनुभव करते हैं कि आदमी अगर अध्ययन करके आए, उसकी जानकारी लेकर आए तो अच्छे से बोल सके, जो एक मैसेज जाता है। और उनकी जो ज़रूरतें क्या है उसका क्वेश्चन के रूप में हम लोग उठाते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरा हुआ था और सबसे ज़्यादा हाजिरी, उपस्थिति मेरी हुई थी। तब जाकर मुझे बेस्ट सांसद आपको बेस्ट सम्माना गया। सांसद का भी इनाम मिला है। जी जी, और उपराष्ट्रपति ने हमको दिए हैं। 5 बच्चे को बहुत गर्व होता है इस माँ के ऊपर, जिन्होंने त्याग बलिदान करके आज बिहार का नाम रोशन किया है। साइना जी, मुझे तब लगता है कि जब बच्चे को कहा गया है कि एक लड़की को पढ़ाया जाता है तो पूरा घर पढ़ लेता है जी। तो जो मैं पढ़ाई की तो हम समझते हैं उसका फायदा हमारे बच्चे को हुआ। मैं अपने बच्चे को खुद शिक्षा दीक्षा दी और उसके बाद स्कूल में जाने के बाद उसका जो टास्क रहता था, होमवर्क, उसमें भी सहयोग करते थे, उसको भी पढ़ाते थे। तो हमारे बच्चे नंबर 1 में आते थे या 10 के अंदर आते थे। तो ऐसे करके हमारे बच्चे में एक जागृति पैदा हुई और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद जब ये लोग हॉस्टल में चला गया, दोनों बेटी, और बड़ी वाली बेटी को मैं पटना साइंस कॉलेज में रखी, तो वो तो नज़दीक थी, लेकिन 2 बेटी को पिलानी जो स्कूल है बिरला पलानी, बिट्स पलानी, तो उसमें मैं भेजी थी। और बेटा को आरके मिशन देवघर में भेजी थी। शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है रमा जी? शिक्षा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे भगवान तो 2 आंखें दिए हैं, लेकिन शिक्षा अगर जिसके मिल जाता है तो उसको 4 आंखें हो जाती है और भविष्य का भी सोच लेता है और अपने जीवन को भी सुधार लेता है। इसलिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है। और गांव में भी हम जाते हैं तो क्षेत्र में जाते हैं तो स्कूल में भी जाते हैं, और स्कूल की जो पढ़ाई होती है उससे मैं 100% उसको स्वीकार नहीं करती हूँ, संतोषजनक नहीं होता है। मैं शिक्षक को भी बताती हूँ कि हमारी सरकार आपको इतना पे अच्छा देता है, फिर भी बच्चे को ध्यान नहीं देते, हमारी बच्चियों को नहीं ध्यान देते। तो ये तो दोनों तरफ से गई, न घर की रही और न विद्या अर्जन की। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। तो ऐसे मैं स्कूल में भी जाकर इस काम को करती हूँ। कौन से ऐसे योजनाएं हैं जिससे जमीनी स्तर पे आपके क्षेत्र में, शिवगढ़ में, लोगों को परिवर्तन मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला हो या जनधन, कौन सा ऐसा एक योजना है जहां आपको लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर पाई और मैंने कुछ इम्प्लीमेंट किया इस योजना को? ऐसे भी हमारे शिवहर क्षेत्र में बहुत सारी कमियां थी। आपको केंद्रीय विद्यालय नहीं था, आपका पुलिस लाइन नहीं था, पुलिस के रहने के लिए बैरक नहीं था, जज का कोर्ट नहीं था, आपकी सड़कें नहीं थी, आपके नवोदय विद्यालय नहीं था, आपके डिग्री कॉलेज नहीं था। इन सारी चीज़ों को जनता जैसे जैसे मांग की, उन सभी मांगों को मैंने यहाँ आकर उठाने का और मिलकर काम करने का जो अंदर में जो हमारी जज्बा थी उसको पूरा किसी न किसी ढंग से करवाने का काम करती थी। एक बार नहीं, 3 बार जाना पड़े, 4 बार जाना पड़े, लेकिन जनता के लिए मुझे काम करना है तो मैं पूरा मनोयोग से काम करती थी। रमा जी, आपको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला, ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्यों लगता है कि आपको ही मिला?
हम उस तरह के काम किए जो वेस्ट पार्लियामेंट्री हमको मिला, तो हमको जानने में आया कि मैं सबसे ज़्यादा उपस्थिति दर्ज की लोकसभा में, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली जी। दूसरी बात है कि मेरा क्वेश्चन जो उठाए वो पूरा बिहार के जितने सांसद थे उनसे ज़्यादा मेरा क्वेश्चन था। अच्छा, तो इसलिए तो सबसे ज्यादा अटेंडेंस, सबसे ज्यादा सवाल और सबसे ज्यादा काम ये भी सही होगा। जी जी, ये भी सही होगा। जी जी। कितना कठिन है रमा जी एक महिला सांसद के लिए, क्योंकि आपको एक तरफ आपके बच्चे को संभालना है, आपके क्षेत्र को संभालना है, इतने सारे जिम्मेदारी ये निभाना क्या आसान होता है? शाइना जी, आपको ये जानना होगा कि आप भी महिला हैं और हम समझते हैं कि आप भी अपनी जवाबदेही कम नहीं निभाई हैं। तो हर महिला में जो सहन शक्ति है, और सहन शक्ति इस मामले में कि परिवार के साथ कितना हम समय दें, किस तरह से काम करें जो हमारा बच्चे भी खुश हों, हमारे साहब भी खुश हों, घर की सफाई भी देखना है, नौकर भी रहता है फिर भी अपने करना पड़ता है, और मन की शांति भी हो। मन की शांति भी हो। तो आदमी जो हंसते हुए अपने जवाबदेही को निभाता है तो परिवार के लोगों में एक ताकत मिलती है, और वो ताकत आगे चलकर उसका भविष्य का निर्माण हो जाता है, जैसे हमारे बच्चे ने उस निर्माण को स्थापित किया है। तो हमको आज भी अपने बच्चे पर गर्व है कि वो लोग अच्छा से पढ़ाई किया है और अच्छे से लोग रह रहा है। आपके सभी बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, एक फॉरेन सर्विसेज में, एक सुप्रीम कोर्ट और एक साइंस। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी विचार है वो ही आपके परिवार में है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहती हूँ रमा जी कि कौन सा एक काम है जो आपको लगता है कि शिवहर में हुआ है और ये पूरे देश में लोगों को जानना चाहिए? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी आए, जिस दिन लाल किला से बोले कि शौचालय नहीं है, तो विरोधी तो अच्छे बात को भी निगेटिव लेते हैं, लेकिन जब वो बोले तो हम लोग भी मन में सोचते थे कि वो लोग खेत खलियान में लोटा लेकर जाता है और अंधेरा में जाता है, सांप भी काटता है, गंदे लोग भी उसमें ताक लगाए रहते हैं। ये सारे परिस्थिति को झेलते हुए वो महिला के साथ कितना दुर्व्यवहार होता था, जो प्रधानमंत्री इतनी जमीन से जुड़े हुए हैं तब तो ये सोचे। और उन्होंने शौचालय के लिए जब कहें कि प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए, धनी आदमी को तो शुरू से शौचालय रहता है, लेकिन उन गरीबों की सरकार जब बनी तो कहें कि सबसे पहले गरीब आदमी को हमको उसका जीवन स्तर को सुधारना है, तो सबसे पहला शौचालय दिए, फिर आपका उज्ज्वला गैस दिए, फिर बिजली घर घर में पहुंचाए, फिर आपका प्रधानमंत्री आवास देने का काम किए, और हमारे मुख्यमंत्री जी साथ निश्चय में जल नल दिए, नली गली बनाने का काम किए। तो वो लोग ही उस तरह काम किए और विकास और बच्चियों को साइकिल और ड्रेस ये देने का काम किए। इसमें बच्चियों में उत्साह आया कि दूरी को तय करने के लिए उनको समय भी और आत्मबल भी बढ़ा, कि साइकिल चढ़ाने से सम्मान भी मिला। तो ड्रेस के महिलाओं को शौचालय से सम्मान मिलता है और बच्चे को कपड़े से सम्मान मिलता है, जो अच्छे कपड़े पहनकर जाते। नहीं तो अच्छे कपड़े नहीं रहने पर जब बच्चियां सियानी हो जाती है तो स्कूल छोड़ देती थी, शौचालय नहीं रहने पर स्कूल छोड़ देती थी। तो इन सब चीजों को ध्यान जो हमारे प्रधानमंत्री दिए, तब तो आज प्रधानमंत्री एक एक घर में उनकी नाम है। रमा देवी जी, कहा जाता है कि आप मछलियों को पालते हैं और ये आपका हॉबी यानी शौक है। ये तो बहुत अजीब किस्म का शौक है। नहीं, मछली जो पालन करते हैं इससे जो पैसा आता है उससे हम अपना काम करते हैं। अच्छा, कि मेरे पीछे कोई आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। बहुत आदमी विधायक बनते समझता है कि सारे ये दौलत का मालिक हम हो गए, लेकिन मैं जितना बार सांसद बनूं, मंत्री बनूं, विधायक बनूं, मैंने जनता के पैसा को एक पैसा को हाथ नहीं लगाए। अच्छा। और ये भी एक कारण है कि हमको जनता ने इतना पसंद किया और उन लोगों को साफ सुथरे में कहता है कि आप कभी भी किसी तरह का पैसा छूने का काम नहीं किए।
ये एक महिला की एक शक्ति और सम्मान की बात हमको लगता है कि हम महिलाओं की शक्ति और सम्मान बढ़ा दिए तो महिला लोग बहुत खुश रहती है। और जब नहीं लेते हैं तो पदाधिकारियों से लड़कर वो काम का अंजाम जो दिए हैं, कारण यही है कि हमारे सभी जो पदाधिकारी हैं, डीएम हो, एसपी हो, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, जो भी हो, थाना हो, मैं कभी भी हिचक नहीं पैदा करती हूँ कि थाना से नहीं बात करूँगी। वहाँ जहाँ पर भी जो ज़रूरत होती है थाना प्रभारी से लेकर और ऊपर के अफसर तक बात करती हूँ। वो बल एक ईमानदारी का बल है। रमा देवी जी, आपका जो एमपी लैड फंड होता है, आप किस ढंग से इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़मीनी स्तर पे आपके रूरल इलाके में आपके लोगों को मिले? साइना जी, आपका प्रश्न बहुत ही उचित और उत्तम है। जो हम लोग का एमपी लैड मिलता है, जिस समय इलेक्शन में जाती हूँ, मैं डायरी साथ में रखती हूँ, लोग ले जाता है वहीं पर जहाँ सड़कें खराब है और हमारा बिहार बाढ़ से ग्रसित है। पुल को भी दहा कर ले जाता है, इतने जोर बाढ़ आते हैं। तो ऐसे परिस्थिति को जब मैं सामना करती हूँ तो वो सारा चीज़ मैं नोट करते रहती हूँ। और जो बड़ा काम रहता है वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के हवाले होता है या मंत्री के हवाले होता है, लेकिन छोटे छोटे काम के लिए हम लोग खुद उनको बनाकर देते हैं। एस्टीमेट बनाकर लोग लाता है और बनवाता है और मैं लिखती हूँ अपने पैड पर, बस हो गया। तो रमा जी के पास एक मैजिक पैड है। हाँ, उस पैड में आपका कंप्लेंट आ गया तो काम हो गया। काम हो गया। लिखित अगर दे दिया तो पूरा थकी रहता है। कितना गांव में जब हम जाते हैं तो लोग क्या करता है कि जो बोरी होता है ना, उस पर लिखता है, बोरी पर। उस बोरी को भी हम ले आते हैं और उसको हम लोग अपना प्रश्न बनाते टाइम में इतना चिट भी दिया, उसको भी पन्ना दिया, उसको भी कहा कि अशिक्षा बहुत भारी पड़ रहा है, विकास में बहुत भारी पड़ रहा है। तो साइना जी, जब उस क्षेत्र में आप जाइएगा तो आपको खुद लगेगा कि ढेर सारा पैसा मिलता तो इन लोगों का दुख को दूर कर देते हैं। रमा देवी जी, राजनीति एक बहुत ही गंभीर और कठिन प्रोफेशन है महिलाओं के लिए, और खास तौर से उन महिलाओं के लिए जो सक्रिय राजनीति में इलेक्शन जीतना चाहती है। यही जवाब दिया जाता है कि महिला तो जीत नहीं सकती है, उनको वही टिकट दीजिए जहां संभावना जीतने की कम हो, या फिर उनके पास पैसा नहीं, या फिर उनके पास ताकत नहीं, या फिर वो संवेदनशीलता नहीं। और 50% जो आज इलेक्ट्रेट महिला है वो प्रधानमंत्री के लिए भी वोट करती है और आप जैसे महिला सांसद के लिए भी। तो वो लड़की जो आज विद्यार्थी हैं, राजनीति की, पॉलिटिक्स की छात्रा है, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? सबसे पहले साइना जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजनीति हमारे पंचायती राज में 50% महिलाओं को अधिकार मिला जी, और उस अधिकार को लेने के लिए पुरुष प्रधान देश होने के नाते अपनी पत्नियों को दबाकर कहिए या स्वेच्छा से वो पूरा काम करने के लिए पति को दे देती, और जब पति को दे देती तो काम 100% सही नहीं होता। पति को 20 तरह का अपना सुख सुविधा का ध्यान रखता है। कभी भी महिला को नहीं देखिएगा पान चाय शराब के दुकान पर। और हम समझते हैं, इसीलिए गर्व करते हैं कि हमारी महिला कितनी सहन शक्ति रखती है और परिवार के साथ जुड़कर रहती है। तो जब उसमें से महिला जो निकलती हैं, जैसे आंगनबाड़ी है, हमारे चलाने वाली महिला ही हैं, तो जो 40 बच्चे को आंगनबाड़ी में उसको नींव की काम करती हैं बच्चे को पढ़ाकर, तो उसी तरह महिला अगर चाहेगी तो अपना ईमानदारी से अगर काम करेगी तो उसके लिए ऊपर का रास्ता खुला हुआ है। और मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हम मेहनत करेंगे, हम हर इस चीज़ को, जो भी छोटा चीज़ अगर मिले, सरपंच, प्रमुख, मुखिया, जिला पार्षद, ये सारे सीट है, लेकिन जज्बा हो और सोच हो। लेकिन तो आज भी 33% आरक्षण नहीं है, और आप देखें तो लोकसभा में सिर्फ 78 पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सबसे ज्यादा है। तो भी बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। आप उन महिलाओं के लिए क्या करने वाली हैं? देखिए, बिना आरक्षण के 78 महिलाएं आई हैं और ऐसे ऐसे सुदूर जगह से आई हैं।
मेहनत के बल पर आई हैं। तो 33% मिल जाए तो बहुत सारी महिला आ सकती हैं, लेकिन अभी जो आई हैं वो ज़्यादा संघर्ष करके आई हैं, जनता के बीच में अपना जो काम किए हैं, काम का जो अस्तित्व बताई हैं और उनके प्रति जो श्रद्धा प्रेम और उनके काम का ध्यान रखी हैं, वही महिला आज यहाँ इस कुर्सी पर बैठी हैं। काहे कि सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, और लोकसभा पंचायत में जब पहुँचता है आदमी तो समझता है कि हम कितना अच्छा काम करें। साइना जी, जब महिलाएं अच्छा काम करने के लिए सोच लेती हैं, जब सड़क पर निकल जाती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। काहे कि शौचालय की तो इतनी कमी है, और जो भी बना है उसमें भी परसेंटेज लेने वाला ले लिया है, वो भी शौचालय जो ढंग का नहीं बना है। तो उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रशासन की मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो चीज़ हमारी सरकार ने दी है वो एक बहुत बड़ा नाम की चीज़ है और सोच की चीज़ है जो हमारे सरकार ने दे पाई है। तो ये आपका संदेश महिला और पुरुष दोनों के लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, दोनों के लिए। आप मानते हैं बराबरी में। तो ये थी सांसद रमा देवी जी, जो इस पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार। तो ये थी शिवहर बिहार से सांसद रमा देवी से। अभी हमने सुनी शाइना एनसी की बातचीत। बिल्कुल। और आकांक्षा, आज है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। लोकतंत्र का अर्थ होता है ना कोई राजा और ना कोई प्रजा, इसमें सब एक समान है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का और कहने का अधिकार होता है, और ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी भी देश के नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं। जी, तो हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध विचारक अब्राहम लिंकन जो थे, उनका कहना था कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता का शासन। लोकतंत्र दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना। सन 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की गई थी, और सबसे पहले 2008 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। दुनिया के हर कोने में हर जगह सुशासन लागू करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोग बड़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग करके सरकार को चुनते हैं। पूरी दुनिया में दो तरह की लोकतंत्र प्रणाली है, एक संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी राष्ट्रपति शासन प्रणाली। दोनों में ही जनता मत द्वारा अपना जनप्रतिनिधि को चुनती है, तो जनता के लिए कार्य करे। और लोकतंत्र दो ग्रीक शब्दों से बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेटोस का अर्थ है शासन। मनुष्य इसके अंतर्गत सबसे बुनियादी अधिकार भोजन, हवा, पानी, आश्रय और कपड़ों के मुद्दे यहाँ पर उठा सकता है। इन मौलिक अधिकारों के अलावा अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकता के अधिकार और मतदान के अधिकार जैसे संबद्ध अधिकार है। कुछ सबसे प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। लोग अपनी समस्याओं को आवाज से बता सकते हैं, लोगों में जागरूकता है। तो आकांक्षा, इसी दिन के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि अपनी बात को हम कह सकते हैं, हमारा देश है और हम अपने विचारों को यहाँ पर रख सकते हैं। जी। तो आकांक्षा, हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं, सखियां हैं, बहुत सारे कमेंट्स भेजे, उन्होंने सब दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं। और आज है अभियंता दिवस। भाई मंजरी, देखिए हम अपने सखियों से, श्रोताओं से बात कर रहे हैं, उन गीत सुना रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो विज्ञान और इंजीनियरिंग का चमत्कार ही है। बिल्कुल चमत्कार है। और इसी पर देखिए हमारे श्रोता ने कमेंट लिखकर भेजा है कि अभियंता ना होते तो कैसे बनती पुल, सड़कें, बांध, कैसे बनते ऊंचे ऊंचे मकान, इमारतें और फ्लैट्स, कैसे बनते कलपुर्जे और मशीनें, और कैसे बनते कंप्यूटर। आज मोबाइल से लेकर रेडियो तक जो सुविधाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, उन सब में अभियंताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर अभियंता नहीं होते तो हम इन बातों से वंचित हो जाते। और तो और अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्य तक, इसके अलावा युद्ध उपकरण से लेकर हवाई जहाज तक, सब में अभियंताओं का ही प्रमुख योगदान रहता है। अतः ऐसे अभियंताओं को शत शत नमन, जिनके कारण आज पूरे विश्व के साथ भारत भी नव निर्माण की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा सा कमेंट है और ये बात बिल्कुल सही है। तो
और वैसे मंजरी देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने आप में एक इंजीनियर होता है, एक अभियंता होता है, और इसी को दर्शाते हुए, इसी को बताते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो घर का जो हर सदस्य है वो जो अपना अपना कार्य करता है एक तरह से अभियंता ही होता है। जो हमारी बहनें हैं, जो सखियां हैं, वो किचन में अभियंता होती हैं, तो जो घर के पुरुष हैं, जो भाई हैं, वो अपने अपने जो भी काम वो करते हैं उस कार्य के अभियंता होते हैं। तो जिस व्यक्ति को जिस कार्य करने की दक्षता हासिल होती है, एक तरह से वो इंजीनियर ही कहा जाता है उस काम का, कहा जाता है। तो हम अपनी सभी सखियों और श्रोताओं को अच्छे कमेंट्स भेजने के लिए धन्यवाद कहते हैं, और इसी के साथ हम अभियंता दिवस की बधाई शुभकामनाएं भी देते हैं। और हालांकि हमारे देश में प्रतिवर्ष हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, और इस दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती भी है। तो 15 सितंबर 1860 में मैसूर रियासत में उनका जन्म हुआ था, जो अब कर्नाटक राज्य बन चुका है। और आपके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, और माता वेंक चाम्मा एक धार्मिक महिला थी। जब वे 15 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। 1881 में वे मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। बाद में पूना साइंस कॉलेज से इंजीनियरिंग की उन्होंने पास की। 1883 में LCE और FCE के एग्ज़ाम में प्रथम स्थान उनका आया, और ये परीक्षा जो है वो आज के समय में BE के समकक्ष है। BE के समकक्ष कही जाती है। और विश्वेश्वरैया को बॉम्बे सरकार की तरफ से नौकरी का ऑफर आया। नासिक में असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब उनको मिली और उन्होंने की, और बहुत ही अद्भुत कार्य किए उन्होंने। और जी, जैसे सिंधु नदी से पानी की सप्लाई उन्होंने करवाई सुक्कुर गांव तक, और इन्होंने बांध में इस्पात यानी लोहे के दरवाजे लगाए ताकि बांध का जो प्रवाह है पानी का उसको रोका जा सके। मैसूर राज्य में कृष्णराज सागर बांध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। साल 1903 में पुणे के खड़कवासला जलाशय में बांध भी बनवाया। ग्वालियर में तिगरा बांध, कर्नाटक के मैसूर में कृष्णा राजा सागर का निर्माण कराया, और एशिया में ये सबसे बड़ा उस वक्त जलाशय था। और सन 1906 और 7 में भारत सरकार ने उन्हें जल आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था की पढ़ाई के लिए अदेन भेजा, और उनके बनाए गए प्रोजेक्ट को अदेन में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थापित किया गया। मेरे ख्याल से अदेन की जगह अदन है। हैदराबाद सिटी को बनाने का पूरा श्रेय आपको ही जाता है। वहाँ बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार करने से भारत में उनकी ख्याति फैल गई, और इसके साथ ही उन्होंने समुद्र कटाव से विशाखापट्टनम बंदरगाह की रक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित की, और इन्होंने मॉडर्न मैसूर स्टेट का इन्हें जनक कहा जाता है। जी बिल्कुल, इन्होंने मैसूर सरकार के साथ उस समय जो सरकार थी उसके साथ काम किया। साथ ही साथ वहाँ साबुन फैक्ट्री, परजीवी प्रयोगशाला, मैसूर आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, पॉलिटेक्निक संस्थान, बेंगलोर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ बैंक, सेंचुरी क्लब और मैसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना करवाई। तिरुमला और तिरुपति के बीच सड़क निर्माण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और साथ ही साथ उनके जो व्यक्तिगत गुण थे वे बेहद साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे, जो एक आदर्शवादी, अनुशासन प्रिय और शुद्ध शाकाहारी थे। बिल्कुल, और उन्हें कोई जो सारे व्यसन हैं उनसे भी वो दूर थे, और साथ ही साथ समय के वे इतने पाबंद थे कि कहीं भी कभी भी वो 1 मिनट भी देर से नहीं पहुंचे। हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में रहना उन्हें अच्छा लगता था, और उनसे मिलने के बाद लोग उनके व्यक्तित्व से, उनके पहनावे से काफ़ी प्रभावित हो जाते थे। और वे हर काम को बड़े ही परफेक्शन के साथ करते थे, यहाँ तक कि वे भाषण लिखते तो कई बार उसका अभ्यास भी करते थे, एकदम फिट। यहाँ तक कि 92 वर्ष की उम्र में भी वे बिना किसी सहारे के चलते थे, और सामाजिक तौर पर भी बहुत जागरूक रहते थे। अपने काम को पूजा की तरह वो मानते थे, पूछते थे, और अपने काम से वो बेहद प्यार करते थे। और उनके द्वारा शुरू की गई बहुत सी परियोजनाओं के कारण भारत सरकार के प्रत्येक नागरिक उन पर भारत के ही प्रत्येक नागरिक उन पर बहुत गर्व करते हैं, और भारत के विकास में उनके योगदानों को हमेशा याद किया जाएगा, और उन्हें आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। जी, तो उन्हें शत शत नमन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
और आकांक्षा, अब हम बात करने वाले हैं क्रांतिकारी नेली सेन गुप्त जी के बारे में। नेली सेन गुप्त उन प्रमुख ब्रिटिश महिलाओं में से एक थी जिन्होंने विदेशी होते हुए भी भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म 12 जनवरी सन 1986 को इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता फ्रेडरिक विलियम ग्रे और माता का नाम था एडिथ हेनरिएटा ग्रे। वहीं उनकी यानी इंग्लैंड में ही उनकी पढ़ाई हुई। जब चटगांव यानी बंगाल के यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, वहाँ वे कानूनी पढ़ाई कर रहे थे और वहीं उनकी मुलाकात नेली से हुई। नेली जानती थी कि दोनों ही अलग परिवेश के हैं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वो इस रिश्ते को निभा सकती है और सन 1909 में अपने माता पिता के खिलाफ जाकर उन्होंने यतीन्द्र सेन गुप्त से विवाह कर लिया। शादी के बाद वे कोलकाता आ गईं। वे यहाँ संयुक्त परिवार में रहीं। उनके 2 बेटे शिशिर और अनिल हुए। यतीन्द्र एक सफल वकील बन गए। साल 1921 में असहयोग आंदोलन की छाप नेली और उनके पति के जीवन पर पड़ी। स्वतंत्रता की जग चुकी थी और नेली अपने पति के साथ इस आंदोलन में सक्रिय हो गई और इसके चलते यतीन्द्र ने अपनी वकालत भी छोड़ दी। और इस तरह नेली एक सच्ची स्वतंत्रता सेनानी बनकर उभरी। एक बार यतीन्द्र सेन गुप्त ने असम बंगाल रेलवे कर्मचारियों की भूख हड़ताल की अगुवाई की, उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान, तो उन्हें जेल की सजा मिली। अब पति गिरफ्तार हो चुके थे तो नेली ने मोर्चा संभाला और जिलाधिकारियों के आदेश के विरोध में कई सभाएं और बैठकें की। ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को झेलती हुई वे उस समय खादी बेचने घर घर जाया करती, स्वतंत्रता की अलग जगाया करती। तो नेली और उनके साथियों ने ब्रिटिश सरकार को एक तरह से हिलाकर रख दिया था। और साल 1931 में नेली को असेंबली में गैर कानूनी तरीके से बोलने के लिए 4 महीने जेल में बिताने पड़े। जेलों में हो रहे भारतीयों पर जुल्म देखकर वे विचलित हो उठी और उनके मन में विद्रोह की भावना और भी प्रबल हो गई और उनके पति का देहांत उसी समय 1933 में रांची जेल में हो गया था। तब लोगों ने सोचा कि नेली के संग्राम का अंत हो गया है, पर लोगों का भ्रम व्यर्थ था क्योंकि नेली गलत के खिलाफ थी। वे जुल्मों का अंत चाहती थी। उन्होंने यानी नेली ने भारत की स्वतंत्रता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। नमक सत्याग्रह के दौरान वे पार्टी की अध्यक्ष बनी। इस पद पर चुनी जाने वाली वे तीसरी महिला थी। साल 1940 में और 1946 में बंगाल विधानसभा में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वे चटगांव में रहकर एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करती रहीं। साल 1973 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और भारत की आज़ादी में योगदान देने वाली नेली सेन गुप्त जब बहुत बीमार हुई तो वर्ष 1973 में इलाज के लिए कोलकाता आई। उसी साल उनका देहांत भी हो गया था और भारत के प्रति उनका लगाव बेहद था और अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर वे क्रांतिकारी महिलाओं में अपना नाम इतिहास के पन्नों पर अमर कर गईं। तो उन्हें हम शत नमन करते हैं। और इन सारी बातचीत के दौरान मंजरी, समय अब कह रहा है कि विदा लेनी चाहिए। तो सभी श्रोताओं सखियों को आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली सहेली। आप सुन रहे हैं विविध भारती।